हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी स्टैट्स। बच्चों, हमारी फर्स्ट बुक जो है विच इज़ माइक्रो, वो हमने प्रोडक्शन फंक्शन तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उससे आगे हम बाद में करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं फर्स्ट टर्मिनल के, उसमें जो आपका कोर्स आता है दैट इज़ ओनली अप टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्टैट्स के कुछ चैप्टर्स। सभी स्कूलों में यही कोर्स रहता है, तो इसलिए हम स्टैट्स स्टार्ट करते हैं, थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी से स्टार्ट करते करते हम मीन मीडियन मोड तक जाएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं जिस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन। योर फर्स्ट चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ स्टैट्स इन प्यूरल सेंस। स्टैट्स का क्या मीनिंग होता है प्यूरल सेंस में, ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिंगुलर या प्यूरल सेंस में। तो प्यूरल सेंस में स्टैट्स का क्या मीनिंग होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स फैक्ट। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स के टर्म में, 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल आर कॉल्ड स्टैट्स। इसी को हम स्टैट्स बोलते हैं बच्चों। स्टैट्स क्या है? स्टैट्स है ऐसे वो सारे नंबर जिनको हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल टर्म्स में काउंट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल आर कॉल्ड स्टैट्स। ठीक है बच्चों, मीनिंग ऑफ स्टैट्स इन प्यूरल सेंस, इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने आपको स्टैट्स के प्यूरल सेंस में दो मीनिंग क्यों दे रखे हैं बच्चों? दैट इज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ये जो मीनिंग है ना, ये आपका सिर्फ समझने के लिए है कि स्टैट्स क्या होती है, बट आपको अगर एग्जामिनेशन में डेफिनेशन लिखनी है तो वो आप ये लिखोगे जो एक प्रेजेंटेटिव अच्छी लैंग्वेज में है। इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब स्टैट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स नंबर्स में, उनको कलेक्ट करना पहले कि कहाँ कहाँ से कितने कितने मिले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ स्टैट्स क्या होती है। सी, अब आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, या हम कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं या कुछ भी करते हैं, मान लो एक सर्वे हुआ कि जिसमें बोला गया कि एक सोसाइटी है, उसमें रहने वाले, लाइक मैं B4 में रहती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि B4 में रहने वाले सभी लोगों का ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास आए सर्वे के लिए, हम लोगों के पास घर घर गए, उन्होंने सर्वे किया, ब्लड सैंपल्स लिए। अब उनको कैसे पता लगेगा कि ब्लड सैंपल कौन सा किसका है? वो क्या करेंगे, पहले तो सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उन्होंने B4 के एरिया में जितने भी लोग रहते थे उनसे सारा डाटा कलेक्ट किया। फिर प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करेंगे जहाँ करना है जाके गवर्नमेंट के सामने। फिर एनालिसिस, उसकी एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग जो हैं वो A ग्रुप वाले हैं, कितने लोग जो हैं वो B पॉजिटिव हैं, कितने लोग AB पॉजिटिव हैं, कितने लोग O पॉजिटिव की कैटेगरी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप वो सबको अलग अलग करके रख लेंगे एनालिसिस में। फिर उसके बाद इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट निकाल के देंगे कि भाई इतने लोग जो थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतने लोग जो थे O पॉजिटिव वाले या B पॉजिटिव वाले, इतने लोगों को ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो एक डाटा का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप डाटा लेके आए और आपका काम हो गया। नो, दैट्स नॉट अ डील। डील क्या होती है कि एक डाटे को आपने कलेक्ट किया, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया कि कितने कितने ग्रुप वाले कितने कितने लोग हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ कलेक्ट करते हो ना इन्फॉर्मेशन, तो उससे रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं कि अलग अलग करना पड़ता है, काट छाट करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट भी देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो ये समझ लिया हमने स्टैट्स का मीनिंग क्या होता है प्यूरल सेंस में। अब मेन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये आप ऊपर वाली भी लिख सकते हो, नीचे वाली भी लिख सकते हो जो समझा रही हूँ मैं। ठीक है, इट मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ causes numerically expressed, enumerated and estimated according to the reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner or predetermined purpose and placed in relation to each other। जो मैंने आपको ऊपर समझाया नीचे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन थोड़ी लंबी हो गई, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई, बट ऊपर जो था वो भी वही था। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी डेफिनेशन याद करने की। आप ये सेकेंड वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई बताई, ये सिंपल है,
ईजी है, इसको ही लर्न करेंगे जिसमें हमारा एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है स्टैट्स का प्लूरल सेंस में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? बहुत बार पूछा जाता है हमसे, हु इज़ अ कंज्यूमर, हु इज़ अ प्रोड्यूसर। तो एक कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब आप लोग क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो और डिमांड का चैप्टर भी कर चुके हो और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर भी कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने समझाया था ना कि अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। दे आर नेवर एंडिंग, वो कभी ख़त्म होने वाली होती नहीं है। एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी अर्ज हो जाती है। ठीक है, सो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑलराइट। प्रोड्यूसर कौन होता है? अ प्रोड्यूसर अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स। भाई एक प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स बनाता है वो एक प्रोड्यूसर है। सर्विस होल्डर कौन होता है? अ पर्सन हु इज वर्किंग और इन जॉब और गेट्स पेड फॉर इट। आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है तो यू आर अ सर्विस होल्डर। सर्विस प्रोवाइडर, मेरी कंपनी है, मैं बैठी हूँ और मैं किसी को जॉब दे रही हूँ। आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी, मैं कंपनी की ओनर हूँ और मैं किसी को जॉब प्रोवाइड करा रही हूँ। सो आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। हु आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, अ पर्सन हु गिव्स सर्विसेज टू अदर्स फॉर अ पेमेंट। राइट, पेमेंट के लिए लोगों को जो नौकरी दे। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बच्चों ये जो मैं सारी टर्म्स पढ़ा रही हूँ ना, ये क्या है? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आएंगे और आपको पूछे जाएंगे कि कौन होता है, तो इनको बहुत ध्यान से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन और टू अर्न इनकम। इनकम अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और मॉनेटरी गेन मतलब कि हमें पैसों का फ़ायदा हो, इस चीज़ के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ जब करते हैं दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब मैं जॉब करती हूँ तो आई एम डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई? बिकॉज आई एम अर्निंग माई इनकम फॉर मॉनेटरी गेन। मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ इनकम कमा रही हूँ। सो आई एम अ इकोनॉमिक एक्टिविस्ट। मैं एक इकोनॉमी एक्टिविटी कर रही हूँ इसलिए मैं इकोनॉमिक एक्टिविस्ट हूँ। ऑलराइट। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होगी? अगर मैं कोई काम कर रही हूँ सिर्फ समाज सेवा के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो होगी मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मुझे उसके बदले कोई पैसा नहीं मिल रहा, ना मुझे कुछ पैसा लेने की इच्छा है, ना मुझे उससे कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है। मैं ये सिर्फ सेवा के लिए कर रही हूँ, सोशल वेलफेयर के लिए। सो आई एम डूइंग अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलराइट, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, जो पैसों के लिए की जाए दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसों के लिए ना की जाए, सोशल वेलफेयर के लिए की जाए, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी इकोनॉमिक्स? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन मीन्स चीज़ों को खाना, इस्तेमाल करना, जो हम कंज्यूमर्स करते हैं। प्रोडक्शन मीन्स चीज़ों को बनाना, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि उनको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, लोगों को किस तरह उनका डिस्ट्रीब्यूशन मिले, ऐसा ना हो कि एक ही के हाथ में इकट्ठी होकर रह जाए और दूसरे को मिले ही ना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ों को आपने बना दिया, कंज्यूमर खाने के लिए बैठे हैं, पर डिस्ट्रीब्यूट किस ढंग से किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमें बताती है वो है हमारी इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑलराइट, चलिए अब यही तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको कि ये क्या होती है। कंजप्शन आपको पता है क्या होता है। इन कंजप्शन वी स्टडी वांट्स एंड देयर ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉज गवर्निंग दैम। मतलब कंजप्शन हमने क्या पढ़ा था कि कंजप्शन खाना पीना होता है, जो किस लिए करते हैं हम, जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। भाई आपको भूख लगती है, किस लिए लगती है? इसीलिए लगती है ना कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाओगे, कंजप्शन करोगे तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी। प्यास लगती है तब भी आप कंज्यूम करते हो, पानी पीते हो, किस लिए? कि आपके वांट सेटिस्फाई हो। ठीक है ना, तो कंजप्शन मीन्स, कंजप्शन का मतलब होता है
स्टडी ऑफ वांट्स, अपनी वांट्स की स्टडी करना, उसको सेटिस्फाई करना कि वो आई कहाँ से, उनका नेचर कैसा है, ठीक है, किस तरह की वांट हमें उठी है, किस तरह की इच्छा उठी है कि हम ये चीज़ करें या हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, दैट इज़ कंजप्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑल एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। अब भाई खाने की इच्छा अगर होती है इंसान को, तो कमाने की भी तो इच्छा होगी। अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे बच्चों, ठीक है। सो इनकम एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इनकम हम कमाते हैं, किस तरह कमाते हैं हम इनकम? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके। दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्शन। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, पैसा कमाओ और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करो, उन्हें कंज्यूम करके, खा के। ऑलराइट, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडी हाउ इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी इस चीज़ को भी स्टडी करती है कि आपने जो इनकम जनरेट की है, जो कमाई है, वो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जब इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू की थी मैंने आपको, तब शुरू में ही बताया था कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो उनके बीच हमारी इनकम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा क्या होता है? इकोनॉमिक फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। इकोनॉमिक्स फैक्ट जो नंबर्स के टर्म में हो कि ये 10,000 का डाटा है, ये 20,000 पर्सन्स का डाटा है, दैट इज कॉल्ड डाटा। आंकड़े क्या हैं हमारे, ठीक है, वो होता है डाटा। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स क्या होती है? स्टैट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो, ठीक है। 3 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स क्या होती है। स्टैट्स हमने पढ़ी कि स्टैट्स क्या होती है, कितने तरह की होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है भाई। अगर स्टैट्स का मतलब सिर्फ कलेक्ट करना होता है डाटा को, तो डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बच्चों? स्टैट्स इज़ वाइडली यूज इन मैनी फील्ड्स, बिकॉज स्टैट्स जो होती है वो हर फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें यूज़ की जाती है। इम्पॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, सबसे पहली ज़रूरत इसको होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को हमारी स्टैट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? स्टैट्स इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। इट कलेक्ट्स डाटा टू फुलफिल इट्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट को अगर अपने वेलफेयर ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं तो उसके लिए उसे डाटा चाहिए। कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों के लिए मैंने क्या काम करना है। भाई अभी भी देखो आप, कोविड-19 जो हमारा चल रहा है, इसमें भी जो स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं कि भाई हम गरीबों को ये देंगे, किसानों को ये देंगे। अब कैसे पता गवर्नमेंट को कौन गरीब है, कौन किसान है, कौन मिडिल क्लास है? ये सब डाटा से पता लगता है ना कि इतने % लोग जो हैं वो गरीब में हैं, इतने % लोग जो हैं वो अमीरों की कैटेगरी में हैं, इतने % लोग मिडिल क्लास हैं, इतने % लोग जो हैं वो कृषि का काम करते हैं, इतने % लोग जो हैं वो कॉमर्शियल वर्क करते हैं। ये सारी परसेंटेज आती कहाँ से हैं? कैसे पता लगता है हमारी गवर्नमेंट को? पता लगता है थ्रू द डाटा, जो लोग उन्हें ला के देते हैं, जो लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। सो स्टैट्स गवर्नमेंट के लिए तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सारा डाटा कलेक्ट ला के देती है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। अगर हमारी स्टैट्स नहीं होगी, स्टैट्स नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? गवर्नमेंट पे पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के सारे काम रुक जाएंगे, गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के लिए है स्टैट्स की। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स, हमारी जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है स्टैट्स की? स्टैट्स हेल्प्स इन मेकिंग इकोनॉमिक लॉज लाइक लॉ ऑफ डिमांड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोग पढ़ चुके हो कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी, ठीक है। तो स्टैट्स हेल्प करती है इकोनॉमिक लॉ बनाने में। लॉ ऑफ डिमांड कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो ये प्राइस और डिमांड, ये सब डाटा कहाँ से आया है? ये स्टैट्स से ही तो आया है बच्चों, क्योंकि जहाँ नंबर्स होंगे वहाँ स्टैट्स होगी, और बिना नंबर के तो हम चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने की मदद करती है स्टैट्स। कैसे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये याद करो तो अपने आप समझ आ जाएगा। मैंने पढ़ाया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ऑल्टरनेटिव यूसेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ये सब कहाँ से पता लगता है? स्टैट्स से पता लगता है। स्टैट्स इसे सॉल्व करने में हमारी मदद, जैसे कि बच्चों देखो, मान लो हमने एक टीवी खरीदना है, तो टीवी 20,000 का है या 50,000 का है, और हमें कौन सा वाला टीवी लेना चाहिए, कौन सा वाला टीवी अच्छा है, या कौन सा वाला मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए वो अच्छा है, ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी कि 50,000 का है, 20,000 का है? डाटास के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। और वो डाटा और नंबर क्या है? वो हमारी स्टैट्स है। ठीक है, तो स्टैट्स हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस चली हैं, कितना शेयर ऊपर गया, कितना शेयर नीचे आया, गोल्ड के प्राइजेस क्या है, सिल्वर के प्राइजेस क्या हैं, मार्केट में बूम चल रहा है या रिसेशन चल रहा है, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की कैसी चल रही है, प्राइजेस कैसे चल रहे हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन हेल्प करता है इन सब चीज़ों की स्टडी करने में? ओनली स्टैट्स। स्टैट्स ही हमारी हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों को समझने में। ठीक है बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप कैसा है, ये भी हमें कौन बताता है? ये बताती है स्टैट्स, कि ए और बी दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है। दैट्स ऑल फाइंड आर स्टैट्स। स्टैट्स के थ्रू ही पॉसिबल हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी आप लोग बुक में से रीड करेंगे, और कोई चीज़ आपके ना समझ में आए वीडियो में या बुक में है तो मुझसे पूछ लेना पर्सनली कॉल करके, व्हाट्सएप पे, कैसे भी। ठीक है, अब इस जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन इन स्टैट्स, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं, ये ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्टैट्स इन प्लूरल फॉर्म, अभी समझाया। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हु इज़ सर्विस प्रोवाइडर, हु इज़ कंज्यूमर, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्शन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से पूछे जाते हैं। और 3 मार्क के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं इसमें से? डिफाइन स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में डिफाइन करो। हाउ स्टैट्स इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में स्टैट्स कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी। स्टैट्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए कैसे स्टैट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पीछे मैंने सारा समझाया। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आया ये, बिल्कुल अच्छी तरह से। चलो, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट जो हमने किया, विच इज़ योर इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर सेकेंड है हमारा, विच इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, ये हम समझेंगे।